हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले हमने इकोनॉमिक सुनामी या इकोनॉमी के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं, उसके हमने डिटेल्ड एनालिसिस की थी और हमने आपके साथ रीज़न शेयर किया था कि क्या वो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी में बड़ा संकट आने वाले दिनों में आ सकता है। और उसमें से एक जो रीज़न था वो था फॉरेक्स रिजर्व। क्या हमारे पास सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व है? क्या जो डेटा हमें दिखाया जा रहा है वो सही डेटा है? और इसी से रिलेटेड आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करने के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की और उसका रिएक्शन आज हमें बाज़ारों में देखने को मिला। खास करके बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। तो फॉरेक्स रिजर्व का क्या सच है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई और ये जो रैली है इसमें कितना दम है, आइए इस सब को हम एक साथ डिकोड करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल तक सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे, ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव थे, लेकिन आज हमें एक बड़ी अनाउंसमेंट आई जिसकी रिएक्शन हमें बाज़ारों में देखने को मिला और ख़ास करके बैंकिंग सेक्टर में हमें बड़ी रैली देखने को मिली, 2% से ज़्यादा। हालांकि निफ्टी में उतना दम देखने को नहीं मिला, लेकिन वो भी करीब करीब 100 पॉइंट से ऊपर की रैली हमें वहाँ पे देखने को मिली। और रुपया भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ और बहुत ज़्यादा नहीं, 95 से ऊपर अभी भी देखने को मिल रहा है। और एफआईआई की कल की सेलिंग भी आप देखिए तो उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की थी। तो वो बड़ी अनाउंसमेंट क्या थी? बड़ी अनाउंसमेंट थी कि आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड अ USD INR फॉरेक्स स्वैप फॉर FCNR डिपॉजिट, यानी कि जो NRI वगैरह जो लोग इंडिया में पैसा भेजते हैं उससे रिलेटेड एक बड़ी अनाउंसमेंट की। और वो अनाउंसमेंट क्या है? बैंक सेल USD टू RBI एंड बाय बैक एट स्वैप एंड एलिमिनेटिंग FX रिस्क एंटायरली। इसको हम डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में कि ये क्या अनाउंसमेंट है। तो आइए पहले समझते हैं कि कैसे ये जो डिसीजन है आरबीआई का ये बैंकों को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो हमारे जो NRI भाई लोग हैं वो दुनिया भर में काम करते हैं, वहाँ पर वो पैसे कमाते हैं, जमाते हैं। कई दफ़े वो इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ के FD के रेट्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू खास करके जो अमेरिका और यूरोप के जो बैंक्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर FD का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो वो FCNR के थ्रू यहाँ पर डॉलर में पैसा भेजते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए कि बहुत सारे NRI भाई ने लोगों ने एक साथ HDFC में $500 मिलियन भेजा। अब जब HDFC के पास इतना पैसा आ गया तो फिर वो डॉलर को ऐसा तो है नहीं कि लॉकर में रखेंगे, उससे वो फर्दर रिटर्न्स कमाएंगे क्योंकि उन्हें रिटर्न देने भी हैं। तो उसे वो रुपए में कन्वर्ट करते हैं और उस रुपए को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, आगे लोन देते हैं। तो वहाँ से मान लीजिए 9-10% पे लोन दे रहे हैं और उसमें से एक पोर्शन जो है 5% मान लीजिए वो अपने NRI भाई को रिटर्न कर देते हैं। तो NRI भाई से पैसा लिया, यहाँ पर 9% 10% पे लोगों को लोन दिया और उसमें से 5% रिटर्न कर दिया। ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर रुपया कमज़ोर हो गया तो फिर यहाँ पर HDFC को लॉस हो जाता है। और HDFC क्या करता है? उस लॉस को कवर करने के लिए वो हेज करता है, हेजिंग करता है। और हेजिंग की कॉस्ट होती है क्योंकि हेजिंग एक इंश्योरेंस की तरह होता है। हमारे जो इंडसइंड बैंक में जो इशू आया था उन्होंने प्रॉपरली हेजिंग नहीं की थी और उसका उनको करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। तो इसको अगर हम छोटे से एग्जाम्पल के लिए समझें, मान लीजिए कि जो USA से किसी ने $100 HDFC पर FD की, तो मान लीजिए $100 ₹90 में HDFC को दिया। तो HDFC ने क्या किया? उसे रुपया में कन्वर्ट किया, उसको 9,000 रुपये मिले। अब 9,000 रुपये के बाद जब 1 साल के बाद वो FD मैच्योर होती है और अब वो कस्टमर पैसे वहाँ मांगता है और तब एक्सचेंज रेट 100 हो जाता है। तो HDFC को कितने पैसे देने पड़ेंगे? HDFC को देने पड़ेंगे 10,000 रुपीज़ प्लस इस पे जो इंटरेस्ट बनता है
जो भी मान लीजिए कि $500 का इंटरेस्ट बनता है, तो $500 इंटरेस्ट भी दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDFC को जो ₹10 एक्स्ट्रा, यानी कि अगर आप देखें तो एक्सचेंज रेट 90 से 100 हुआ, सो करीब करीब ₹1000 एक्स्ट्रा उनको देने पड़ेंगे फोकट के। इसकी उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इससे उनका काफ़ी नुकसान होता था, और इससे बचने के लिए वो हेजिंग करते थे। तो अब RBI बोल रहा है कि अब आपको हेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे काम करेगा कि जैसे एग्जांपल देखिए, पहले क्या होता था कि HDFC होल्ड्स 500 मिलियन FCNR डिपॉजिट एक्सपोज टू INR USD रेट ऑन मैच्योरिटी। जैसे कि मैंने कहा कि करेंसी कमज़ोर हो गई तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, HDFC को लॉस है। अब ये जो RBI ने जो रूल बनाया, ये नियम बनाया कि HDFC बैंक ये 500 मिलियन RBI के यहाँ जमा कर देगा, और RBI बोलेगा कि जब भी तुम्हें पैसा देना हो मैं इसी रेट पर तुम्हें वापस दे दूंगा। सो करेंसी कहीं पे भी जाए बैंक को फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसे हम कहते हैं स्वैप, जो एक तरीके से आप एक टर्म कर लेते हैं कि अभी आप हमें डॉलर दे रहे हो और बाद में हम आपसे एक पर्टिकुलर रेट पे ले लेंगे। तो एक स्वैप जैसे फ्यूचर ऑप्शंस होता है, उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि बैंक को कोई भी FX का सरप्राइज नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ सोचने वाली बात है कि जब ये करेंसी फर्दर वीक होगी तो नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा RBI को, क्योंकि RBI अब वो रिस्क ट्रांसफ़र हो गया बैंक से RBI। लेकिन फिर RBI ऐसा क्यों कर रहा है? RBI ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि RBI को फॉरेक्स चाहिए, और बैंकों के पास बहुत सारा फॉरेक्स आता है। तो RBI का जो विज़न है कि भैया अभी मुझे फॉरेक्स चाहिए, मुझे रुपये को डिफेंड करना है, मुझे ऑयल के लिए पैसा चाहिए, तो जहाँ से भी आ रहा है फॉरेक्स में ले लूँ। और इसी रिस्क के बारे में हमने संडे के वीडियो में बात किया था कि जो फिगर्स हमें फॉरेक्स रिजर्व की दिखाई जा रही हैं, क्या वो फॉरवर्ड सेल की ऑब्लिगेशंस, उसमें एक बड़ा नंबर तो नहीं है। और आज की इस जो अनाउंसमेंट है उससे ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो रिज़र्व की हम बात कर रहे हैं उसमें से एक चंक जो है वो जो फॉरवर्ड सेल ऑब्लिगेशन होगा। और मुझे लगता है कि RBI सूनर और लेटर वो फिगर्स को डिस्क्लोज करेगा कि उस रिज़र्व में से कितना पोर्शन रियल है और कितना फ्यूचर सेल ऑब्लिगेशन है। अब इसका बैंकों में क्या फ़ायदा होगा? अगर हम देखें कि जो बैंक्स हैं वो 750 से 1000 करोड़ का जो हेजिंग कॉस्ट है वो सेव करेंगे, तो ये बैंकों की इनकम इससे बढ़ेगी। और तो आप देख सकते हैं कि उनकी हेजिंग कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी और 3340 करोड़ तक का सेविंग उसे होगा $500 मिलियन पे। और हम जानते हैं कि फिगर्स जो FCNR की फिगर्स है, हो सकता है इससे काफ़ी बड़ी भी हो। सो इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप देखें तो हेजिंग कॉस्ट ड्रॉप, जैसे कि मैंने बताया कि बैंक्स के हेजिंग कॉस्ट कम हो जाएंगे, उनको करोड़ों का फ़ायदा होगा। FCNR फ्लो एक्सेलरेट्स। अब क्या होगा कि पहले बैंक्स जो हैं NRI लोन देने के लिए थोड़ा हिचकिचाते थे कि ये करेंसी तो कमज़ोर होती जा रही है, हमें क्या ही फ़ायदा होता है। तो अब वो ज़्यादा एग्रेसिवली इसे पुश करेंगे, सेल करेंगे, और NRI भाई लोग का पैसा इंडिया में आएगा, करेंसी को सपोर्ट दे सकता है, इसकी भी संभावना है। INR लिक्विडिटी बूस्ट, और जो डॉलर पड़ा हुआ था वो डॉलर के बदले रुपया मिल जाएगा। तो बैंकों में जो बार बार हम देखने को मिल रहा है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब अगर इसमें देखें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि ये USD ओनली के लिए किया गया है फिलहाल, यूरो और GBP जो पाउंड है उसके लिए नहीं किया गया। तो मेनली ये अमेरिकन डॉलर, और इस वक्त डॉलर का ही संकट है सबसे ज़्यादा, इसीलिए RBI ने इसके लिए किया है। और दूसरा जो रिस्क है निम डाइल्यूशन। दोस्तों ध्यान रहे कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो NRI भाई लोगों का इंटरेस्ट इंडिया में इतना नहीं रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे और उसका नुकसान उनके मार्जिन पर पड़ेगा।
तो अभी अगर आप देखिए कि वो 4% पर मान लीजिए एनआरआई भाई लोगों से पैसा लेते हैं और 9% पे आगे लोन देते हैं, तो 5% का स्प्रेड है, 5% का बैंक को फायदा है। अब क्या होगा, अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, मान लीजिए 5% कर देते हैं और यहाँ पे नहीं बढ़ता है, तो बैंक का जो मार्जिन है वो 4% रह जाएगा, तो इसका नुकसान हो सकता है। अगर यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये बैंकों को नुकसान दे सकता है। और साथ में ये जो हम कह रहे थे कि आरबीआई के पास इस वक्त फॉरेक्स का बड़ा संकट है और लगातार ऑयल के दाम भी बढ़ रहे हैं, रिजर्व में भी हर महीने 25-26 बिलियन का गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये कब तक चलेगा? तो ये एक हमें देखना है। ये बेसिकली उस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि आरबीआई इस वक्त फॉरेक्स का बड़ा क्राइसिस वहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल के लिए हम सेफ हैं, लेकिन अगर सिचुएशन इसी तरीके से ख़राब होती गई, करेंसी वीक होती गई और तेल का दाम बढ़ता गया, तो कब तक हम सरवाइव करेंगे? और आज आपने ये डील कर लिया, डॉलर ले लिए, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि हमें चुकाने भी है, और इसका हमें पता नहीं कि आज से पहले आरबीआई ने कितने डॉलर लिए थे और कितने उन्हें आगे चुकाने हैं। तो ये बेसिकली इस चीज़ को कंफर्म करता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी ये अनाउंसमेंट हुआ, कुछ दिन पहले एफआईएस के बॉन्ड के लिए अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन कुछ बड़ा ये काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसा कि आज भी हम देख रहे हैं, रुपया अभी भी 95 से ऊपर ही चल रहा है। अब अगर हम देखें कि इसका किन बैंक्स पर सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो एचडीएफसी बैंक को फायदा मिलेगा, आईसीआईसी बैंक को भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, एसबीआई, कोटक को भी मिलेगा, और जो छोटे बैंक्स हैं आरबीएल और यस बैंक, उनका न्यूट्रल है, थोड़ा बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। खास करके यस बैंक में हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त नहीं देख रहे हैं। तो मोटा मोटा ये 4 बैंक हैं जो सबसे ज़्यादा एनआरआई के फील्ड में एक्टिव हैं, खास करके यूएसए में, उनको ही इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए ये मॉडरेटली बुलिश है, कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको छप्पर फाड़ के प्रॉफिट होने लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, तो उसका रिएक्शन मार्केट में हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि इसमें हमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि रुपया हमारा अभी भी स्ट्रेस में है और 7% करेंसी डिप्रिशिएट हो गई है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये इसमें भी अब प्रॉब्लम उभरती हुई दिख रही है। दूसरा, अगर हम देखें कि ये पॉलिसी एज अ करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजमेंट टूल है, ये बैंकिंग पॉलिसी नहीं है। ये दरअसल जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। सो गारंटिंग स्वैप रेट्स, इंसेंटिव, एनआरआई कैपिटल इनफ्लो, अ कैपिटल अकाउंट प्ले डिस्गाइज्ड एज बैंकिंग पॉलिसी। और तीसरी चीज जो गौर करने वाली बात है कि रेपो रेट 5.25 है, तो अब इसको तो आप ज़्यादा कट कर नहीं सकते, तो बैंकों की लिक्विडिटी को हम कैसे बूस्ट करें, तो उसके लिए ये कदम उठाया गया है। इससे बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं ना, आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व खतरे में है और बैंकों की लिक्विडिटी भी खतरे में। पिछले 1 साल में कितनी बार बैंकों में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर लिक्विडिटी का संकट बना हुआ है, और बार बार ऐसे शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा रहे हैं लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए। और इन्हीं सब संकट के बारे में हमने आपके साथ शेयर किया था, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इकॉनमी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये अच्छी बात है कि हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस ये कदम उठा रहे हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कितना इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और लगातार हम भी इंडिकेटर्स को ट्रैक कर रहे हैं, और जैसा भी डेवलपमेंट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अब आइए इसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, और ये आर्टिकल आज बिजनेस लाइन में छपा है, और उसमें ये कहा गया है, हेडलाइन है कि करंट अकाउंट टर्न्स इनटू सरप्लस ऑफ 7.1 बिलियन इन Q4 FY26। सो अगर आप हेडलाइन पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी एक्साइटिंग लगेगा। अरे सारे पैरामीटर्स, सारे इंडिकेटर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, अब तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस भी हो गया। डेफिसिट यानी कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कम एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर सरप्लस हो गया यानी कि आपके पास ज़्यादा फॉरेन करेंसी आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी ख़त्म है, हम इसको लेकर वरीड हो रहे हैं। लेकिन इस आर्टिकल में उसे डिकोड किया गया और कहा गया कि
क्या सिचुएशन है। तो अगर आप देखिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट के जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनको पिछले साल से कंपेयर किया गया और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है। सो ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखें एक्चुअली इट हैज़ वाइडेंड। तो 53 बिलियन से ट्रेड डेफिसिट बढ़ के 83 बिलियन हो गया। तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे इंप्रूव हुआ, उसकी वजह है रेमिटेंस। अब रेमिटेंस इतना सारा क्यों होने लगा? क्या कोई हमारी इकॉनमी में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हो रहा है? जी नहीं, ये वॉर का फियर। 31% सर्ज हुआ है गल्फ से। जो एनआरआईज लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो लोग इंडिया में पैसा भेजते हैं। तो ये पहली बात तो ये कि लड़ाई जो वहाँ पे चल रही है उसके डर से हुआ है, और दूसरा ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो इसकी वजह से अगर आप देखें सो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अब सरप्लस में आ गया है। अगर हम पिछले साल देखें सेम क्वार्टर में तो 13.7% था, उससे घटा है 7.1% हो गया। लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वो नेगेटिव में था। सो इसीलिए कह रहे हैं कि पिछले क्वार्टर से तो पॉजिटिव में आ गया लेकिन पिछले साल से डाउन है, और इसकी वजह है कि ये जो रेमिटेंस हुआ है। और जो आप देख रहे हैं कि एफआईआई जो लगातार पैसा निकाल रहे हैं, एफडीआई का पैसा भी निकल रहा है, सो उसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, हमारे डेफिसिट हो रहे हैं। और आरबीआई भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लगातार बर्न कर रहा है, क्योंकि रुपया को बचा के रखना है, 100 से नीचे रखना है किसी भी हालत में, नहीं तो तबाही आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस फ्रंट पर भी अगर आप हेडलाइन के अंदर झांक के देखेंगे तो आपको वहाँ भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इनमें ब्रेकअप भी दिया हुआ है। अगर आप देखिए ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, सर्विसेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, प्राइमरी इनकम में भी ड्रॉप देखने को मिला है, और अलग अलग पैरामीटर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हमें नहीं देखने को मिल रही है। सिर्फ एक ही फैक्टर है जिसने डेफिसिट से हमें सरप्लस पे कर दिया, और ये एक वन ऑफ इवेंट है, एक क्वार्टर का इवेंट है, ये कंटिन्यू नहीं होने वाला। इसलिए अब अगला जो नंबर आएगा वो इससे काफ़ी खराब आ सकता है। सो इस सब का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि देखिए ये जो शॉर्ट टर्म की खबरें आती हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं, उसको देखकर मार्केट रैली करता है, एक सेंटीमेंट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन हमें खबर के अंदर जाना है और पता करना है कि ये जो चीज़ हमें दिख रही है ये क्या एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है कि नहीं है। फिलहाल के लिए आज जो खबर आई है, और कुछ टाइम पहले हमने देखा कि एफआईआई के लिए रिलैक्सेशन की न्यूज़ आई थी, ये दोनों खबर शॉर्ट टर्म में बेशक थोड़ा बूस्ट देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कोई कमाल करने वाली नहीं है। हमारे पास अभी सबसे बड़ा संकट करेंसी का है, और करेंसी और फॉरेन रिजर्व दोनों को हमें संभालना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। अगर इसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो फिर जो हम इकोनॉमिक सुनामी या जो इकॉनमी में डेंजर की बात कर रहे हैं, अलग अलग लोग कर रहे हैं, वो हमें होता हुआ दिखेगा। इसलिए आने वाले 1 से 2 क्वार्टर बहुत क्रूशियल हैं, और हमें देखना है कि वहाँ पर कुछ रियल सस्टेनेबल जो इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। अदरवाइज हमारी इकॉनमी को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए मार्केट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के मार्केट का डेटा देखते हैं। तो आज मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड टाइप ही रहा। अगर हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में तो अच्छी रैली देखने को मिली सवेरे से ही, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते होते फाइनली 100 पॉइंट से ऊपर की रैली दी। 120 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी आप रहा, और हमने 23,000 के लेवल को फिलहाल के लिए तो सस्टेन कर लिया। सो 23,242 पे क्लोजिंग देखने को मिली। अगर हम वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और होना ही था, क्योंकि बैंक के शेयर जो कि अच्छा खासा वेटेज रखते हैं वहाँ पर हमें अच्छी रैली देखने को मिली। तो वोलेटिलिटी में इम्प्रूवमेंट है, विक्स में भी ड्रॉप देखने को मिला है। इसमें ग्लोबल मार्केट जो एशियन मार्केट्स है उसका भी कंट्रीब्यूशन रहा, वहाँ से भी सेंटिमेंट्स हमें अच्छे देखने को मिले। पुट कॉल रेशियो में राइज देखने को मिला, तो यहाँ पर भी ऑप्शंस मार्केट में भी अच्छी पिक्चर है। अगर हम फ्यूचर्स मार्केट में देखें तो फ्यूचर्स मार्केट में भी कुछ खास कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड नहीं हुए, तो ये भी थोड़ा एक रेड फ्लैग है कि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई तो बड़ी पोजीशंस ऐड होनी चाहिए, तो कुछ खास ऐड नहीं हुई हैं, और प्रीमियम भी वापस 105 के आसपास आ गया। हालांकि जो भी एक्सपेक्टेड प्रीमियम है उससे डाउन है, लेकिन ठीक ठाक आज रिकवरी हुई है। कहीं ना कहीं
मार्केट में आज शॉर्ट कवरिंग हुई है। अगर हम वॉल्यूम को देखें, टर्नओवर एनएससी का देखें, तो वहाँ पर भी थोड़ा एवरेज रहा, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखूंगा। तो ये भी एक थोड़ी चिंता की बात है, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, बड़ी बाइंग होनी चाहिए, बड़ा टर्नओवर होना चाहिए, वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी अच्छा हुआ है, ऐसा लगता है कि बड़े स्केल पर शॉर्ट कवरिंग हुई है। और अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखें, एफआईआईज के इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें, तो देखिए वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए 23,000 यहाँ पे था, फिर 25,000, 26,000 हुआ, और अब हम 27,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 28,000 के आसपास चले गए। तो कल तक भी उन्होंने बड़े शॉर्ट्स क्रिएट किए थे। तो डेटा देखकर हमें क्या लग रहा है कि आज जो भी हमें देखने को मिला है वो एक शॉर्ट टर्म की बात है। आज एक्सपायरी वीकली भी थी, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। कल हमें देखना है कि क्या ये रिपीट होता है या नहीं होता है। जहाँ तक एफआईआईज की पोजीशन देखने को मिल रही है, ऐसी संभावना कम है कि बड़े स्केल पर कोई रिकवरी होगी। तो डेटा मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बुलिशनेस दिख रही है, फ्यूचर्स मार्केट में अभी भी बेरिशनेस बनी हुई है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों कल के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये प्राइस इस पैटर्न में मूव कर रहे हैं, इस चैनल में मूव कर रहे हैं, और चांसेस है कि एक बार नीचे आकर दोबारा ऊपर जाएगा। और लगभग वैसी सिचुएशन यहाँ पर दिखी कि ये वापस ऊपर गया है, चैनल में वापस एंटर कर गया है। और हमने आपके साथ ये लेवल भी शेयर किया था कि इसके ऊपर छोटी मोटी रैली हो सकती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगी, हमें लॉन्ग जाने अवॉइड करना चाहिए। आज वैसे भी निफ्टी का परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी पुअर मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ खास नहीं हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में अच्छी रैली देखने को मिली। सो अब यहाँ से जो संभावनाएं हमें देखने को मिल रही हैं कि यहाँ हो सकता है कल या परसों वापस से नीचे आए, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, बैंक निफ्टी के शेयर्स को हटा दें, तो फिलहाल के लिए हमें लॉन्ग नहीं जाना है, अवॉइड करना है। कल का दिन देखना है क्या ये डेटा इसी तरीके से पॉजिटिव आता है, क्या वापस से हमें रिकवरी देखने को मिलती है। कल मिलेंगे, कल इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही हमारा की लेवल है। और अगर ये दोबारा से ब्रीच करके नीचे आता है तो हो सकता है थोड़ी बहुत और हमें गिरावट देखने को मिले। फिलहाल के लिए प्राइजेस इसी चैनल में स्टक रहेंगे कुछ दिनों तक, ऐसा हमें लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।